अब रुक करेंगे हमारे विशेष सेगमेंट, जिसमें कि हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में बातचीत करते हैं। बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे शेयर अपने भाव से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादातर नीचे की तरफ जा रहे हैं। उन सबको डिस्कस करेंगे और चैट बॉक्स पे भी जो सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे उनमें से कुछ एक सवालों को हम तरजीह देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके आज के पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से शेयर सबसे ज़्यादा, जो आजकल तो एक ही चीज़ है, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, गूगल ट्रेंड आप खोल लीजिए। लेकिन शुरुआत करेंगे पीएनबी के साथ। पीएनबी का शेयर आज जो है काफ़ी दिन बाद गूगल के ट्रेंड में ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अंशुल जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए पीएनबी में अभी क्या करना चाहिए? रिजल्ट के बाद थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, 0.25% नीचे चला है लोअर लेवल से, लेकिन अभी क्या करना चाहिए जिनके पास है उन्हें भी, और आज के गिरावट में क्या कोई खरीदारी के मौके तलाशे जाने चाहिए? देखिए, पैटर्न होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ के बिना किसी भी पैटर्न को बाई करना फिर वही अंधेरे में लठ चलाने बराबर है। पीएनबी में जरूर 75 हफ्ते का कपनैडल पैटर्न है, जिसका ब्रेकआउट भी है 126, और मैं मल्टीपल टाइम सेल के एग्जांपल से बता चुका हूं। पैटर्न होना एक चीज है, रिलेटिव स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है जब आप बाई कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर प्लेयर देख लीजिए, वेदांता वगैरह कितने चल गए और सेल लगभग वहीं का वहीं खड़ा है। तो सेम इज विद पीएनबी, पैटर्न जरूर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली मिसिंग है। अगर ये पैटर्न वर्कआउट किया तो 170-75 मिल सकता है, लेकिन इतना धीरे मिलेगा कि शायद आपका एफडी बराबर रिटर्न भी ना निकले। अगर लेना ही है तो यूनियन बैंक में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यूनियन बैंक को ट्राई करना चाहिए, वहां ज्यादा अच्छी अपसाइड बन जाएगी। बट स्टैंड अलोन पीएनबी की बात करें, 75 हफ्ते का कपनैडल पैटर्न बना है, 124 का ब्रेकआउट है, 175 जा सकता है, स्टॉप लॉस 115 करीब होना चाहिए। क्या मैं ये प्ले करता? मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। यूनियन बैंक का आपने जिक्र किया कि उसके बेहतर जो है यूनियन बैंक है, क्योंकि आपने जिक्र छेड़ा है तो वो आपने पहले भी इसका नाम लिया था, लेकिन बहुत सारे दर्शक नए होते हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार जरा इसके लेवल्स आप डिस्कस कर लें ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकें। यूनियन बैंक में देखिए, मल्टी ईयर 422 हफ्ते का कपनैडल ब्रेकआउट आया है, 155 रुपए के आसपास, 148 का स्टॉप लॉस है। पहला ही रेजिस्टेंस 220 पे है, तो उसी को टारगेट की तरह यूज कीजिए। 220 निकलता है तो फिर नए टारगेट्स हम डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल जो पैटर्न बना हुआ है बहुत बड़ा पैटर्न है, तो 1-1.5 साल इसमें बुल रन बनी रह सकती है। धीरे धीरे स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ मॉडिफाई करते चलेंगे। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है नेटवेब। मैम जरा देखिए, लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। आज अगर देखें तो इंट्राडे में इसने 3252 का लो लगाने के बाद वहाँ से करीब 50 रुपये जो है वो रिकवरी आती हुई 0.3% अब रह गया है। ये थोड़ी 10 मिनट पहले का आप चार्ट देख रहे हैं, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी है यहाँ पर। अभी कुछ स्ट्रेंथ है क्या, और जिनके पास है वो क्या करें? आपकी राय क्या रहेगी नेटवेब टेक्नोलॉजी को लेकर के? अभी क्या दिखाई दे रहा है मैम? इसको और 3100-3200 आना है, 100 रुपए और अभी दूर है, कम से कम 100 से 200 पॉइंट दूर। तो वहां पर एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी ट्रेड वाला अटेम्प्ट मत करिएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो, एंड मोस्ट लाइकली 3100 से 3100 से 3200 का भाव तो आज आ जाएगा मोस्ट लाइकली। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। बट स्टिल, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस इसमें 200 दिन का जो इसका मूविंग एवरेज है उससे नीचे मत रखिएगा, क्योंकि अगर इसको ट्रेंड पकड़ना है तो यहाँ पर आकर के इसको सपोर्ट बनाना चाहिए। सो कंसिडरिंग दैट 2720 रुपए शुड बी द स्टॉप लॉस, एंड उसके अगेंस्ट में कम से कम 3540 फर्स्ट टारगेट एंड लगभग 3800 रुपए का दूसरा टारगेट हम देख सकते हैं। बट ये ट्रेड सभी जो है ये रिस्की अटेम्प्ट्स हैं, तो अपने एक्सपोजर्स को लिमिटेड रखिएगा। चलिए ठीक है मैम, ये बात नेटवर्क को लेकर निकल के आइए। जरा सर हिंदुस्तान जिंक के बारे में बताइए। आज फिर सिल्वर ने नया हाई लगा दिया, 3,19,949 रुपये का। गोल्ड ने हाई लगाया है 1,47,996 रुपये का। ये नए हाइस कब तक थमते दिखाई देंगे? अच्छा, हिंदुस्तान जिंक के बारे में एक बात बता दें, आज बहुत सारी जो है रिजल्ट के बाद ना रिपोर्ट्स आई हैं सर। उसमें 2 रिपोर्ट, एक तो जेफरीज हैं और शायद नुआमा था या कौन था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो 2 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो यहाँ से भी अपसाइड देख रहे हैं। 750 का टारगेट जहाँ जो मुझे याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर में ब्रोकर बोले लेके आएंगे हर्ष, तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन 750 तक का टारगेट जो है वो जेफरीज की तरफ से दिया गया है। हालांकि बहुत सारे सिटी है, शायद 590 कर दिया है, इसी तरीके से और भी रिपोर्ट्स आई हैं। आपका व्यू क्या है सर, अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे 661 के आसपास?
देखिए 564 में जो ब्रेकआउट बना था उसका टारगेट 677 था। अब एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स दिखने लगी हैं, तो मेरा फ्रेश बाइंग में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो अगर किसी के पास लॉन्ग रखा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्विंग लो 634 रुपए का ले लेना चाहिए। नेक्स्ट लेग में अगर ये यहाँ पे हफ्ता 10 दिन कंसोलिडेट कर लेता है और 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो जाता है तो फिर 677-95 निकलने के बाद 763 रुपए तक आ जाएगा। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा समय है, पैटर्न बिल्ट होने दीजिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए 634 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बैठिए क्लोजिंग बेसिस पे, और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स हैं जिसकी वजह से साइडवेज चला गया है, पुल बैक नहीं आई है, तो मोस्ट लाइकली एक सेकेंड लेग रैली जरूर बनेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। पेशेंस के साथ होल्ड। अच्छा, जो लोग अभी तक इंतजार ही करते रह गए उनके लिए अब रैली निकल चुकी है ना, अब तो नहीं खरीदना चाहिए या खरीदना चाहिए? कम से कम 4 हफ्ते यहाँ पे टाइट रेंज बन के 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तब जरूर अटेम्प्ट बनेगा। और हमारी एक्टिव रेडार पे है, तो जैसे कंसोलिडेशन टाइट रेंज कंप्लीट होके ब्रेकआउट देगा जरूर बाय रिकमेंड करेंगे। चलिए ठीक है। इस बीच जो है एक शेयर जो कि एकदम से मोमेंटम दिखा रहा है, अंबाला जी देखिए आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी आ गया दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट में क्या कोई अपॉर्चुनिटी अभी है? क्या कोई स्विंग ट्रेड बन रहा है? 4.5% ऊपर, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। जरा क्या बहुत मुस्कुरा रही मैम? मेरे पोर्टफोलियो में है ये मैम ये कहाँ से पोर्टफोलियो बनाती है? जो शेयर मतलब जो है चलने लगता है मैं देखता हूँ जो आपको। शेयर नहीं हो ऐसा नहीं है, मैंने मैं कह रहा हूँ जो शेयर किया। बढ़िया चलता है, मैं कह रहा हूँ कि मतलब या तो मतलब बहुत सही समय पे आप मतलब पकड़ लेती हैं, क्या ही बोल। नहीं, मैं इस स्टॉक को 1600 के आसपास से लेकर के हूँ, तो आप समझे कि कितने समय नहीं, सॉरी 1700 के आसपास से लेकर के हूँ। बहुत लंबा कंसोलिडेशन देखा है, अब जाकर के थोड़ा सा चलेगा। तो पेशेंस है, गिरती हुई चीज को, अच्छी क्वालिटी को उठाने की कोशिश करती हूँ, हर बार सही नहीं होती। आई टू टेक स्टॉप लॉस एंड एग्जिट ऑन टाइम। मैम बात करते करते 3 रुपए भाग गया, अभी कुछ करना है क्या? कुछ कर सकते हैं? कैसे करेंगे, मेरे पोर्टफोलियो में है। अंशुल जी अगर इस पे कुछ बता अंशुल सके जी तो आप कोई ठीक है। टिप्पणी देना चाहेंगे? कहीं कोई अब मौका है क्या? यहाँ पे खबर भी स्क्रीन पर चल रही है, करीब जो है यहाँ पर सब इनकी एक सब्सिडरी है उसने नाइट्रोजन प्लांट का जो है शुरुआत की है, और अभी जो है करीब 4.5% के आसपास की मजबूती दीपक नाइट्रेट में। दूसरा हाइड्रोजन प्लांट भी इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये तमाम अपडेट दीपक नाइट्रेट को लेकर के करीब 100 करोड़ के आसपास, 85 करोड़ के आसपास का इनका कैपेक्स प्लान अभी है। आपका टिप्पणी क्या होगी सर दीपक नाइट्रेट पे लेकर के? सर दीपक नाइट्रेट अपने रेंज के बॉटम के नीचे चल रहा है, 1657 रेंज का बॉटम था, 50 डे मूविंग एवरेज भी वही है, तो वहां तक तो कम से कम पुल बैक आते हुए दिखेगा। तो अगर इस स्ट्रेच में ले रहे हैं 1657 1660 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। रेंज बॉटम अगर फेल हुआ तो फिर सीधा सीधा रेंज टॉप की तरफ बढ़ेगा, और अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर डाउन साइड खुलेगी। तो फिलहाल 1660 जा रहा है, वहां तक के लिए आप करना चाहिए। चलिए 1660 फिलहाल के लिए जा रहा है। इस बीच 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में लाइव बने हुए हैं, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। एक ही माफ़ कीजिएगा, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, जितना हो सके इसको अपने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर लिंक को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, या फिर दोस्तों परिवार के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें, लिंक को फेसबुक पर लगाएं, सोशल मीडिया पे जहाँ कहीं भी हैं, ताकि इससे हम लोग का भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुँचाने की आप लोग का काम यही है, आप लोग करते रहिए और हम लोग ढूंढते हैं कुछ अच्छे अच्छे ट्रेड। चलिए तो ये बात है, अगर 50-60 रुपये का मूव अगर लेना चाह रहे हैं तो अभी के लिए यही है दीपक नाइट्राइट में, और उसके बाद आप सवाल दोबारा पूछ लीजिएगा, तो फिर वहाँ से आगे की स्ट्रेटजी जो है वो प्लान कर ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दीपक नाइट्राइट के बाद आज सीमेंट शेयरों में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। मैम देखिए ज़रा अच्छा सीमेंट पे आएंगे, लेकिन सीमेंट से पहले जो आपने जिंदल 100 पे अभी बात की थी ना, मैं प्रॉफिट बुक करने की, चूँकि ट्रेंड में है आज और अच्छे मोमेंटम में है, जिनके पास नहीं है उनके लिए कोई स्ट्रेटजी है क्या? और जो कि ये सेगमेंट अलग से अपलोड होता है और ये ट्रेंड में है, तो एक बार फिर से इसको दोहरा दीजिए आप। ऑलराइट, तो पहले तो डिस्क्लोजर कि कल जब आप लोगों के साथ ये रिकमेंडेशन दी थी जिंदल 100, हमारे मेंबर्स को भी रिकमेंडेशन के तौर पर 19 जनवरी को ये शेयर किया गया है 170 से 175 के भाव पर, फॉर द टारगेट्स ऑफ 185 से लेकर के फिर मतलब मिड टर्म का भी व्यू है 185 210 एंड अप टू 300, मतलब 9 महीने तक भी अगर हम इसको देख पाए तो ये इसलिए बताया है कि व्यू वही है। अगर आप लोग इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपका रिस्क बढ़ गया है। रीजन कि पिछले जिन्होंने 170 या 75 पे भी लिया है फॉर दैट मैटर, अभी वो लगभग 6 से 7% के प्रॉफिट पर है। सो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट रिड्यूस योर एक्सपोजर,
मोमेंटम इसमें अभी भी बना रह सकता है। तो उस नजरिए से अगर आप 160 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। हाउएवर 185 कल पहला टारगेट दिया था, हिट हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ से 200 रुपए से लेकर के लगभग 300 रुपीज का एक अच्छा मूवमेंट बाकी है। आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 200 210 पे निकल जाइएगा। अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट का आइडिया ढूंढ रहे हैं तो अप टू 300 तक भी आप रुक सकते हैं। ट्रेलिंग करते करते पूरा का पूरा ऐसे ही नहीं रुकना है। तो अभी किसी को खरीदना है तो मेरे हिसाब से तो खरीद सकते हैं। इसमें आपको एक मौका ट्रेड के लायक मिल जाएगा कम से कम। ये बात यहाँ पर निकल के आई है जिंदल 100 को लेकर के। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी, अगली कंपनी तलाशते हैं जहाँ पर कि आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम और जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आज सीमेंट पे जो हम कह रहे थे कि आज काफ़ी ज़्यादा शेयर जो है। सर जरा जेके सीमेंट पे आप जरा नज़र डालिए, क्या कोई मौका है? और अक्रॉस द बोर्ड कई सारे डालमिया भारत हैं और भी कई हैं, एक एक करके उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले जेके सीमेंट कैसा लग रहा है सर करंट लेवल पे? 4.25% ऊपर, हालांकि थोड़ा सा टिकट साइज इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे जो रिटेलर्स हैं पहले ही थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, सीमेंट ने पिछले 7-8 साल 9 साल में काफी कैपेसिटी एडिशन किया है और स्टॉक्स ने लगभग 7-8% 9% के आसपास का एवरेज रिटर्न दिया है। तो अगली बुल रन में जो सीमेंट नहीं चले हैं पिछले 7-8 साल से, अगले बुल रन में आपको 2x 3x 4x होते हुए स्टॉक्स अगर कोई दिखेंगे तो हाई लाइकली है कि सीमेंट स्टॉक्स दिखेंगे। अब एसीसी, अंबुजा और इनमें मर्जर एंड एक्विजिशन है तो 6 महीना अभी वो उसमें पूरा समय काटेगा। तो आपके पास बेटर ऑप्शंस 2 ही 3 बचते हैं। पहला, अगर छोटे में ले रहे हैं तो जेके सीमेंट है जहां पे लगभग 9,000 9,500 तक की रैली आपको 1-1.5 साल में दिख सकती है। और सेफर प्ले करना है तो अल्ट्राटेक या ग्रासिम में से कुछ भी लेके छोड़ दीजिए। ग्रासिम में थोड़ा आइडिया तो ओवरहैंग रहता है तो बेटर है अल्ट्राटेक सीमेंट लेके छोड़ दीजिए। बट इवेंचुअली लास्ट में जितने मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर्स हैं ये या तो अदानी में मर्ज होंगे, यानी अंबुजा सीमेंट जो फाइनल एंटिटी उनकी रहेगी, या फिर बिरला जी के पास चले जाएंगे। तो अगर मर्जर एंड एक्विजिशंस प्ले करना है मिड कैप देख सकते हैं, बट आई वुड रिलेटिवली प्ले अ सेफर बेट। मैं इस समय जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक या ग्रासिम लेके चलूंगा। जब एक्विजिशन पूरी तरीके से मर्जर कंप्लीट हो जाएगा अदानी ग्रुप का और फाइनल एंटिटी अंबुजा सीमेंट बचेगी, मैं अंबुजा सीमेंट लेना पसंद करूंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अब जरा ऐसे कुछ शेयरों पे बात कर लेते हैं जो कि मतलब कुछ ज़्यादा ही डिमांड में हैं और ट्रेंड में भी हैं। एक तो कल की लिस्टिंग पे आप दोनों की राय फिर से जानना चाहूँगा। नहीं, अंशुल जी की राय कल हो नहीं पाई थी, अंशुल जी थे नहीं कल, तो दोनों लोगों की राय, पहले अंबाला जी आप दे लीजिए और उसके बाद अंशुल जी की राय। BCCL को लेकर के पहले अंबाला जी बताइए अभी क्या करना चाहिए? अभी भी बहुत लोग होल्ड कर रहे हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने या तो ख़रीदा है या ख़रीदने की ख्वाहिश रख रहे हैं। कल इतने सवाल आए कि क्या ही बोला जाए। अभी क्या करें 41.5 पे, जैसा आपने कल कहा था, बहुत सारे लोग नहीं सुना होगा, एक बार फिर से ज़रा कोई रणनीति में अगर परिवर्तन हुआ हो या फिर उसी बात को दोहरा दीजिए। नहीं, 38 से 37 का वेट करना तो बिल्कुल बनता है। उसी का वेट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छी बाइंग मिल सकती है, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। और स्टॉप लॉस 27 का ही आई थिंक मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है। उतना स्टॉप लॉस मेंटेन करके 55 रुपए से लगभग 70 रुपए का टारगेट आपको मिल सकता है मोमेंटम के दौरान में। तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हो, लगभग 30% का रिस्क है, उतना रिस्क ले सकते हो तो 45% के लगभग गेन की एक्सपेक्टेशन आप आराम से रखो। तो रिस्क पहले समझो। तो इसको रिस्क ज्यादा है तो एक्सपोजर कम कर लीजिए, लिमिट कर लीजिए। तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन का टाइम दीजिए। 37 38 येट टू कम, आज आने के चांसेस है, तब एंट्री बना सकते हैं। ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। लेकिन मैम जो लोग होल्ड कर रहे हैं IPO के बाद से, वो तो होल्ड करें या फिर है? नहीं, आईपीओ के लिए भी देखिए एक सेफर वे है। आप अपने कैपिटल को तो निकाल लीजिए, प्रॉफिट को डिप्लॉयड रहने दीजिए, वो होने दीजिए उसको मल्टीफोल्ड, क्योंकि आपका पैसा बच गया। अब जो प्रॉफिट है, अगर आप एक दूसरा सब्स्टिट्यूट, अगर आपको कोयले से ही पैसा कमाना है तो आप कोल इंडिया देख सकते हैं, आज के प्राइस पर भी ठीक ठाक है। तो एक तरफ से आपको एक मल्टीफोल्ड अपसाइड की मूवमेंट की प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटीज मिल जाएगी एंड दूसरी साइड आपको एक स्टेबल रिटर्न की पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो आप इस तरह से उसी पैसे को यूज कर लीजिए, यानी कोयले का पैसा कोयले में लगाओ, लेकिन जो कैपिटल है, कैपिटल से आप कोल इंडिया खरीद सकते हैं। प्रॉफिट को भारत कोकिंग कोल में रहने दो अभी भी। कोयले का पैसा कोयले में लगाओ, वाह वाह वाह।
अद्भुत रणनीति बनाई है। चलिए अब अंशुल जी से पूछते हैं। अंशुल जी, क्या आपने कल सलाह दी? कल तो आपसे मुलाकात हो नहीं पाई। अब ये बताइए कि जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी होल्ड करें या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें? इतना मतलब डबल हो गए पैसे तो फिर क्या करें, आप बताइए। सर जैसा हर आईपीओ को ट्रेड करने का तरीका है, ओपन हाई के साथ शुरुआत हुई थी तो सुबह 15 मिनट में ही निकल जाना चाहिए था। अगर नहीं निकले हैं तो कल का लो है 40 रुपए 12 पैसे। इसका क्लोजिंग बेसिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। जिस भी दिन ये कटे उस दिन एग्जिट कर लेना चाहिए। फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। पिछले 100 आईपीओ के चार्ट खोल के देख लीजिए। जिसने ये प्रोसेस नहीं फॉलो किया है अभी भी 50 60 70% नीचे फंसे हुए हैं। आईपीओ बेस बनेगा तो जरूर हम बाई देंगे, नहीं बनेगा तो नहीं देंगे। ठीक है। तो अभी अभी मतलब जो लोगों को नहीं मिला है वो क्या करें? जो लोग देख रहे हैं ऐसे, तो अभी देखते रहें या फिर नीचे आने का वेट करें, या अभी के हिसाब से कोई उनके लिए कुछ सजेशन है आपका इस आईपीओ को लेकर के? जिनने नहीं लिया है उनके लिए बेहतरीन काम है, पिछले 100 आईपीओ के चार्ट खोल के स्टडी कीजिए कि कब लेना ज्यादा बेहतरीन था, आईपीओ बेस के साथ या बिना आईपीओ बेस के साथ। तो जवाब आपको वही मिलेगा कि आईपीओ बेस बनने तक का अगर वेट नहीं किया है तो फिर सट्टे का अंदर तो धनराज युधिष्ठिर का आपको पता ही है क्या हुआ है। तो अलाउ इट टू मेक अ पैटर्न, उसको बताने दीजिए कि एंटर कीजिए, तब एंटर कर लीजिएगा। क्या सर ये कहानी जरा एक बार, बहुत लोगों को नहीं पता होगी ना, थोड़ा सा मतलब हल्का सा रेफरेंस दीजिए ना इसका। सर देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर मतलब कुरु सभा को याद कर लीजिए। जब आपने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की तो आपके वंश का नाश हुआ। जब शेयर नहीं बता रहा है कि मुझे खरीदो, आप जबरदस्ती उसके साथ करेंगे तो आपकी कैपिटल का हाल दुर्योधन वाला होता है। अगर वो बता रहा है कि कीजिए, लिमिटेड स्टॉप लॉस भी बता देगा, टारगेट भी बता देगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको पता ही है कि 0.25% 0.5% अपना कैपिटल कैसे रिस्क पे लेना है, कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें पता ही है आपको। तो सिर्फ मार्केट को बताने दीजिए क्या करना है। जबरदस्ती आप उसके साथ करेंगे तो फिर आपकी भी छाती चीर के लहू पिया जाएगा और आपके भी सारे 100 भाइयों का अंत होगा। तो क्यों अपनी कैपिटल के साथ वो करना चाह रहे हैं जो दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ किया था? तो मार्केट को बताने दीजिए ना क्या करना है। अगर बोल रहा है शांत रहो तो शांत रहो, आराम से बैठो। इस पीरियड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनएक्टिविटी में। अगर आपको इनएक्टिविटी में दिक्कत है तो मैं आपको एक अभी रिकमेंड करता हूं, आप YouTube खोलिए, उस पर लिखिए ट्रेडर लायन। ट्रेडर लायन का चैनल खोलिए, उस पर लेटेस्ट इंटरव्यू एक चाइनीज ट्रेडर का है, हांगकांग के ट्रेडर का है, जिन्हें पूरे साल में 150% रिटर्न निकाला है मिड कैप स्मॉल कैप में स्विंग ट्रेडिंग करके। जो चीज मैं कह रहा हूं आप ट्रेडर लाइन के सारे इंटरव्यू पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। कॉमन चीज आपको क्या मिलेगी? पूरे इंटरव्यू के अंत में सबसे ज्यादा फोकस उसने किस पे किया? रिस्क मैनेजमेंट। अलग पूरा उसका 15 मिनट का सेगमेंट है कि 0.3% से 1% ऑफ द कैपिटल रिस्क से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब के बाद 5% आता है सेटअप, जिसमें कप एंड हैंडल हो गया, फ्लैग हो गया, टाइट रेंजेस हो गई। ये 5% का काम है। 95% का काम है आपकी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, ये सब चीजें। उस पे फोकस करने की जगह आप सेटअप्स को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट अगर एनवायरनमेंट खराब है, कितना भी अच्छा सेटअप हो जाएगा वो फेल ही होगा। तो इन चीजों पे फोकस कीजिए। इस समय इनएक्टिविटी का पीरियड है अगर मार्केट में, तो YouTube पे अच्छे अच्छे इंटरव्यू पढ़े, कुछ नहीं तो मार्क मिनर्विनी खोल के उसके 5 से 8 इंटरव्यू पढ़ लीजिए, आपको वो उसमें बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। तो इनएक्टिविटी के पीरियड में वहां एक्टिविटी कीजिए ना, यहाँ जबरदस्ती क्यों करना है? वाह, ये जो उदाहरण मतलब ये बदलते समय के साथ ये जो परिवर्तन मैंने देखा ना आपके अंदर, अद्भुत आया है सर। ये जो चीज़ों को तुलनात्मक अध्ययन और समझाने का तरीका, वाह बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिस पर हो गई है डिटेल में बातचीत। अगली कंपनी के लिए चलते हैं अंबाला जी के पास। और अंबाला जी, ये भी शेयर लगातार हाल की लिस्टिंग है, तो मतलब हाल की क्या, अब तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और काफ़ी लोग बात ही कर रहे हैं, ग्रुप पे हम लोग अक्सर ही बात कर रहे हैं। तो ज़रा देखिए 160 के आसपास चल रहा है। क्या करना चाहेंगी आप? अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही जो है एक टारगेट भी नया निकल के आया सिटी की तरफ से 195 का। सहमत हैं उस रिपोर्ट से आप? और अभी क्या जाता हुआ दिखाई दे रहा है? 160 पे अभी चल रहा है।
अभी भी मेरे लिए तो 185 पहला पड़ाव है। तो मैं अगर रिकमेंडेशन में इसमें ला रही हूँ 150-60 की रिकमेंडेशन में, उसी प्राइस पर ये अभी भी है। 130 रुपए का स्टॉप लॉस अभी भी वही है, लेकिन मेरे लिए पहला प्रॉफिट बुकिंग एक जो पड़ाव होगा, प्राइस होगा, वो 185 रुपए का होना चाहिए, या फिर ट्रेलिंग भाव बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि इसके बाद में डाउन द लाइन 1 ईयर 210 से 240 के भाव मुझे दिखते हैं आते हुए। तो जो उन्होंने टारगेट दिए थोड़े से छोटे हैं, लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू 185 पर पहली ट्रेडिंग या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो होनी चाहिए। बट रही बात फ्रेश बाय करे या नहीं करे, इन्वेस्टर हो, रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा, या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन आपको स्टॉप लॉस की गरिमा रखनी आती है, तो 130 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। सर आपने कुछ दिन पहले एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, आज काफ़ी मतलब ये गूगल के ट्रेंड में नहीं है, ये हमारे चैट बॉक्स के ट्रेंड में है, काफ़ी लोगों के सवाल हैं, वो है IFCI पे एक नज़र डालिए, अभी क्या करना चाहिए। आज 3% टूट गया, 60 रुपये के आसपास दोबारा आता हुआ दिखाई दे रहा है, चला अच्छा, और लेकिन अब ऊपर से हल्का हो रहा है। ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, और जिनके पास है थोड़ा सा हायर लेवल पे, क्या उनको कोई एवरेजिंग करने की कोशिश और नीचे आने पे करनी चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी करंट लेवल पे IFCI पे? इस समय कुछ भी नहीं करना चाहिए सर। ये स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था फ्राइडे को 59 रुपीज में, 61.9 पे रिस्क फ्री हो चुके हैं, और 56.8 का अभी भी स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो अगर स्टॉप लॉस कटा तो घर से कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आधे पे हम रिस्क फ्री हो चुके हैं। आधा अगर कट गया स्टॉप लॉस तो जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेंगे। तो सेम 56.8 का स्टॉप लॉस है, वही लगा के रखना चाहिए। 10 डे मूविंग एवरेज 3-4 दिन में अगर कैचअप हो जाता है इसी तरह टाइट रेंज में रह के, तो दोबारा से बाई बनेगा, दोबारा से बाई देंगे। तो फिलहाल जिसने भी लिया है रिस्क फ्री होके 56.8 का स्टॉप लॉस शांति से लगा के रखिए। 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद दोबारा से बाई देंगे। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर 56-80 नहीं टूटता है तो अभी 74-75 तक का जूस बचा हुआ है, लेकिन सेकंड लेग रैली तब बनेगी जब 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा। चलिए ये बात है IFCI को लेकर के। अच्छा, एक और छोटा शेयर, काफ़ी टाइम हो गया इस पर बातचीत किए हुए मैम, काफ़ी लोगों के सवाल हैं, वो है वोडाफोन। 12,000 शेयर हमारे एक दर्शक लेकर के बैठे हुए हैं, और भी लोगों के हैं, मतलब सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं, तभी इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से काफ़ी हल्का हो गया है। अब अगर नई एंट्री लेनी हो तो कहाँ की जाए? अब ये कह रहे हैं कि 13 रुपये 50 पैसे पर इन्होंने लिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं बेच दें या होल्ड करें, या फिर मतलब एवरेज कर सकते हैं क्या? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वोडा आइडिया को लेके अब करंट लेवल पे, और कितना डाउनसाइड है यहाँ पर अभी? विपुल जी 10:30 के आसपास, 10 से 10:30 की रेंज में, मैंने जब ये 12 पे था तब बोला था कि खरीद सकते हैं, तो उसी रेंज में आया है। एक बार अटेम्प्ट करना तो बनता है। रही बात की प्राइस, ये कितना स्ट्रॉन्ग बाय है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिस्क है। सो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए अपना स्टॉप लॉस जो है 9 रुपए 30 पैसे पर लगा करके रखिएगा, एंड देन वेट फॉर द टारगेट, जिसमें कि आपको लगभग 11.5 रुपए का, अगर आप अभी खरीदारी कर रहे हैं तो 11.5 रुपए का एक पहला पड़ाव, पहला टारगेट आपको देखना चाहिए, एंड देन उसके बाद आप 13-14 के लिए भी देख सकते हैं। बट दिस टाइम डू मेंटेन अ लिमिटेड एक्सपोजर, क्योंकि यहाँ से अगर इसका सपोर्ट टूट रहा है, अगर ये 9 रुपए 80 पैसे के नीचे अगर ये निकलता है, तो फिर चांसेस और बन जाएंगे कि शायद ये और नीचे की तरफ सरके। सो एक बार जो हमने डिस्कस किया पहले से, जो प्लानिंग की है चार्ट पर, पहले सब चीजों को देखते हुए एक बार अटेम्प्ट तो आज की प्राइस पर करना चाहिए 10 से 10.5 रुपए के बीच में। अभी स्टॉप लॉस है 9 रुपए 30 पैसे का मेंटेन्ड, एंड 11.5 से 13 रुपए तक के भाव को एज अ 2 टारगेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इट्स अ बाय। इसके साथ साथ एक और स्टॉक लग रहा है मुझे ठीक ठाक, एप्टस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी करके, वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। कौन सी मैम? 270 पर है, APTUS, एप्टस। अच्छा एप्टस, ठीक है। ओके, एप्टस अभी 270 के आसपास आया है, एंड आज की जो ओपनिंग प्राइस है यानी 265 से 270 इज अ बाय रेंज फॉर मी, एंड यहाँ से कम से कम अगर मैं एक टारगेट के तौर पर देखूं तो लगभग 285 रुपए का पहला टारगेट, जो क्लोज टू 6% बनता है, 5-6%, एंड देन उसके बाद अगर आप रख लें इसको, तो 300 रुपए से 325 रुपए तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड भी है आप इसको, और शॉर्ट टर्म ट्रेड आइडिया भी है, लेकिन ट्रेड ही है, इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आप एक बार इसको जरूर देख सकते हैं। 270 के आसपास ये अभी है करंट प्राइस पर। रही बात स्टॉप लॉस, तो 255 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए एप्टस APTUS वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस।
जो है यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो अपने दर्शकों को बता दिए जाए। अभी 1% के आसपास की तेज़ी 270 के आसपास चल रहा है। मैम का मानना ये है, ये देखिए स्क्रीन पर आ गया। मैम का मानना ये है कि यहाँ पर 285 पहला टारगेट देखने को मिल सकता है और उसके बाद अगर आप होल्ड करते हैं तो 300 से 325 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैम यहाँ पर स्टॉप लॉस एक बार फिर से जरा बता दीजिए, क्या बताया आपने? 255 255 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ये कितने दिन का नजरिया है मैम ये? अगर पहला टारगेट देख रहे हैं तो एक हफ्ता अप्रोक्सीमेट, लेकिन अगर आप सारे टारगेट को चेस करें तो ट्रेल करते करते 2-3 महीने लग सकते हैं। चलिए, फर्स्ट टारगेट 15 रुपए ऊपर, जिसमें कि आपको जो है एक हफ्ते का समय दिया जा रहा है। एक हफ्ते में जो है ये लक्ष्य जो है वो हासिल हो सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। अगर कट गया तो फिर कट गया, उसको फिर छोड़ दीजिए, है ना। स्टॉप अगर टारगेट लगा करके रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी लगा करके रखिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने ये दोनों चीज़ें जो है आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई की हुई हैं। 285 का जो है पहला टारगेट, 300 दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट 325 तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 255 का स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे यहाँ पर कोई बड़ा परिवर्तन होता है, शेयर में कोई तेज गतिविधि होती है ऊपर या नीचे की तरफ, तो हम स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे, या फिर हमारी जो एक्सपर्ट जिन्होंने ट्रिक कॉल दी है, अगर वो कुछ परिवर्तन करना चाहें टारगेट स्टॉप लॉस को लेकर, तो भी हम स्क्रीन पर लेके आएंगे। नजरें रखिए यहाँ पर एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी की ओर चलते हैं, जो कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में यहाँ पर शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। एक दो शेयर हैं, लेकिन वो सोच रहा हूँ मैं अगले सेगमेंट में डिस्कस किया जाए, क्योंकि फिर वो PSU वाले के लिए कुछ बचेगा नहीं ज़्यादातर। जो है रैली अगर हम लोग इधर ही डिस्कस कर ली जाएगी तो, लेकिन इस बीच जरा सर आप देखिए, इस बीच अदानी एनर्जी में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है क्या? हालांकि 0.25% ही ऊपर है, लेकिन ट्रेंड में है। अदानी एक बार फिर से सर जरा देखिए, अदानी एनर्जी सोल्यूशन 1% के आसपास देखने को मिल रही है तेजी। कुछ संभावनाएं हैं क्या सर? अच्छा, 10 दिन में 15.49% टूटा है, तो 10 डे मूविंग एवरेज 949 तक पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। छोटा सा एक स्कैल्प ट्रेड मानना है तो 905 रुपए के स्टॉप लॉस से 950 रुपए तक के लिए, 949 950 के जोन तक के लिए एक स्कैल्प ट्रेड जरूर मार सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रेंथ है चार्ट में, प्रॉपर बुलिश एविडेंस मिलेगा तब स्विंग ट्रेड लेंगे। फिलहाल एक स्कैल्प ट्रेड 949 तक का बन सकता है। 908 का सपोर्ट है तो 3 रुपए बफर देके 905 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इसके बाद एक स्टॉक है हनीवेल, लेकिन ये रहने दीजिए, अब ये इतना हमारे जो रिटेलर्स हैं उनके लिए बेकारी हो जाएगा, इतने बेचारे महंगे शेयर खरीदेंगे। 34,250 का शेयर है, ट्रेंड में है, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर लेकर के आ जाते हैं। मैम जरा देखिए, हनीवेल ऑटोमेशन अच्छा है अभी। अच्छा है, अब ये कि अब एक शेयर के लिए 34,250 34,000 से ऊपर शेयर खर्च करने पड़ेंगे। चलिए आप बता दीजिए मैम जी। अच्छा है, मतलब इसमें एक अच्छा मौका बन सकता है। तो देखिए, महंगा है तो रिस्क रिवॉर्ड भी तो पॉइंट वाइज उतना ही बनेगा ना। हाँ बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत लोग तो मैम, हाँ जी मैम बताइए। ओके, एक डालमिया भारत भी है, दोनों में से कोई भी स्टॉक चल सकता है, दोनों ही ठीक ठाक है अभी। अगला सवाल मेरा, मैं इसको हटा करके डालमिया भारत और गोदरेज कंज्यूमर पे ही बात करने वाला था। चलिए डालमिया भारत बता दीजिए मैम जी। ठीक है, तो डालमिया भारत अभी 2211 पर आया है अभी, एंड यहाँ से 2300 रुपए का पहला टारगेट आज इंट्राडे में भी मिल सकता है पॉसिबली। तो 2300 रुपए का पहला टारगेट और लगभग 2450 का, ये दो टारगेट के लिए डालमिया भारत को आज के प्राइस पर कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा खासा सेटअप है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, एंड सीमेंट ACC वगैरह अगर इन सबसे कंपेयर करेंगे तो ये आज मोमेंटम में बन जाएगा मोस्ट लाइकली। ACC को कल देख सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो 2100 आज का जो इंट्राडे लो है 2130 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके डालमिया भारत का प्राइस जो है, एक सेकंड में, डालमिया भारत जरा ये हटा दीजिए। डालमिया भारत शुगर का प्राइस है शायद। डालमिया भारत का प्राइस आप गूगल फाइनेंस से उठा लीजिए, अभी 2100 के 2200 के आसपास का शेयर है। मैम स्टॉप लॉस क्या बताया यहाँ पर आपने? 2130। चलिए ठीक है, डालमिया भारत में 2130 का स्टॉप लॉस लगाएं, 2300 का टारगेट है यहाँ पर और 2450 का दूसरा टारगेट, यही बताया ना मैम आपने? एग्जैक्टली 2300 2450 2300 2450 ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं आपको। और मैम का मानना ये है कि इंट्राडे में भी हासिल हो सकते हैं 2.5% की तेज़ी। स्टॉप लॉस 2130 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अभी 2.5% के आसपास की तेज़ी 2213 के आसपास चल रहा है, 2300 2450 के लिए
यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। ये राय यहाँ पर निकल करके आई है डालमिया भारत को लेकर के। सर एक जरा शेयर देखिए, क्या बीएससी में अभी क्या करें सर, क्योंकि ये भी अब थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा इस सेगमेंट को अब समाप्त करने की बारी हो रही है। तो कोई ट्रेड ऐसा है जो आपको थोड़ा सा ठीक लग रहा हो अभी के लिहाज से 2-4 दिन के लिए, और अभी 2600-2700 के बीच में बीएससी कैसा लग रहा है आपको? देखिए बीएससी के और मेरे ग्रह नक्षत्र मिलते नहीं है। अच्छा हाँ, आपने बताया था, मैं भूल गया। जी जी हाँ, फिर छठवें सातवें बेस के अंदर बैठा है। 2800 का ब्रेकआउट आया था, तब भी आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि मैं ये ब्रेकआउट नहीं प्ले करूंगा, फेल जरूर हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज पे है 2680 के, बाउंस बैक 2800 तक कर सकता है। अगर 2680 के नीचे टिका तो फिर 2575 तक नीचे स्विंग लो टेस्ट करने आ सकता है। बेसिकली डाउन साइड तब बनना स्टार्ट होगी जब 2575 के नीचे टिकेगा, तो तब तक मैं अवॉइड मोड में रहूंगा। 2575 टूटता है तो जरूर मैं स्टॉक पे फिर बेरिश हो जाऊंगा 2326 और 2021 तक के लिए। तो जब तक 2575 के ऊपर टिका है आप लॉन्ग रह सकते हैं, उसके नीचे क्लियर कट डाउन साइड और लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, यह बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है बीएससी को लेकर के। काफ़ी सारे स्टॉक्स तो डिस्कस कर लिए। अब इस सेगमेंट को मुझे लगता है कि यहाँ पर समाप्त करना चाहिए, ताकि अगले 7 मिनट में थोड़ी बहुत टिप्पणियाँ जो हैं अंशुल जी की भी आ जाएं अगले सेगमेंट के लिए भी। सर जरा एक बार जरा फिर से मैं नाम ले रहा हूँ, इनमें से कोई अगर अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा, जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अभी। पीएनबी, यूनियन बैंक, नेटवेब, हिंदुस्तान जिंक, दीपक नाइट्राइट, जिंदल सॉ, जेके सीमेंट, भारत कोकिंग कोल, ग्रो, IFCI, वोडाफोन, अदानी एनर्जी, हनीवेल ऑटो, भारत, डालमिया भारत और बीएससी। ये स्टॉक्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है आपको जाते, अगर मान लीजिए सेगमेंट को कोई देखे तो? जी, इसमें डालमिया भारत मेरे को बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे ठीक ठाक ब्रेकआउट आ रहा है 10-20 डे 50 डे मूविंग एवरेज से। इस स्टॉक में ठीक ठाक है। नेटवेब पे जरूर हमने बात की थी कि 3700 रुपए तक पुल बैक आएगा। 3700 का पुल बैक कंप्लीट हो गया है। बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल रीटेस्ट हो चुका है। यहाँ से 2822, 2423 और 2190 ये 3 टारगेट आते हुए आपको दिखेंगे। अब नेटवर्क पे जिस चीज को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, वापस जाके तेजस नेटवर्क का चार्ट देख लीजिए। 1200 तक फुल बैक लेने के बाद किस तरीके से 383 तक की डाउन मूव आई है। तो जो फुल बैक नेटवर्क में आनी थी लगभग कंप्लीट है 3700 रुपए पे। और कल सेलिंग पे वॉल्यूम भी काफी तेज था। जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज 3250 के नीचे टिकेगा, 2822, 2423, 2190 तीनों टारगेट खुल जाएंगे। तो ट्रेंड में भी यही हुआ था। डिक्सन में भी 17,000 तक पुल बैक आना था, 18,000 तक गया, उसके बाद आ गया 10,616। तो बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। 2190 एंड बिलो के टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ पे मतलब जो है बड़ी गिरावट की उम्मीद जो है जता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बड़ी गिरावट का जिक्र आया, तो इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले अंबाला में जो भी नाम लिए उनमें से कुछ अच्छा, हालांकि 2 ट्रेड तो आपने सजेस्ट ही किए हैं, तो आप चाहें तो नाम लें, या फिर आप ओला इलेक्ट्रिक पे एक टिप्पणी कर दीजिए। 6% नीचे अभी एकदम से देखा कि ये ट्रेंड में है, और छोटे शेयर है तो काफ़ी लोगों के पोजीशन भी पुराने टाइम की भी बड़ी हुई है लोगों के पास, तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। क्या करेंगे अभी ये ओला में? जो है फिलहाल छोड़ दीजिए। अगर इसको संभलना था तो देखिए 35 रुपए का भाव तोड़ना नहीं था। तो इसका मतलब है कि कुछ तो है दैट मार्केट इज नॉट लाइकिंग एज ऑफ नाउ, और वो मोस्ट लाइकली रिजल्ट होंगे। तो रिजल्ट शायद खराब आने वाले हैं काफी। तो आप फिलहाल इसमें से एग्जिट प्लान कर लीजिए। अगर कोई है खराब आने वाले, इसमें कोई सरप्राइज तो है नहीं, मतलब जो इनकी अपडेट्स रही हैं जिस तरह के हो रहे हैं, तो ये तो किसी तरह का सरप्राइज नहीं, मतलब नहीं, ओवर मतलब एक्सपेक्टेशन से भी खराब हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट ने इस बार PLI स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के कम किया या फिर पॉज कर दिया, तो वो और एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बनेगी। और वैसे भी पिछले समय में बात भी चल रही थी कि जो PLI स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्री को दिया था, उसको रेज्यूम करे, कुछ इस तरह की बातें थी। तो वही शंका है जो प्राइस में दिख रही है। तो उस शंका में मत रहिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी नहीं पसंद आती है प्राइस को, मार्केट को। तो जहां पर ऐसा ज्यादा क्लियर कट लग रहा है आपको कि वो चीज हो सकती है, फिलहाल ट्राई टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। कई सारे ऑप्शंस अलग अलग एनालिस्ट एडवाइजर्स आते हैं, वो आपको रेकमेंड करते हैं, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि और वीकनेस की तरफ जा रहा है। स्टॉप लॉस आपको दिया हो, कि जिसने भी दिया है तो स्टॉप लॉस भी दिया ही होगा, तो हिट भी नहीं हुआ है। इन माय ओपिनियन इट्स वीक, ट्राई टू टेक एन एग्जिट। चलिए ठीक, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त।